सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, खबर तो समझिए। हमारी नजर सियासत से लेकर तमाम अहम खबरों पर है और अगले आधे घंटे में खबर के अंदर की एक एक खबर को आपको समझाएंगे और खबर के मायने भी बताएंगे। लेकिन पहले झट से देख लीजिए आज की 5 बड़ी खबरें जिस पर हमारी नजर होगी। शपथ ग्रहण में मोदी के विदेशी मेहमान के बारे में हम आपको समझाएंगे और देखिए कौन सी 5 खबरें हैं वो हम आपको दिखाते हैं इस बड़ी सी स्क्रीन पर। 5 महत्वपूर्ण खबरें जिसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। पहली खबर है शपथ ग्रहण में मोदी के विदेशी मेहमान कौन कौन शामिल हो रहे हैं वो पूरी लिस्ट बताएंगे। मोदी मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे कौन कौन हो सकते हैं उस लिस्ट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तीसरी खबर होगी बिहार से संबंधित मंत्रियों की लिस्ट, यानी कि जो संभावित मंत्री जो बिहार से होने वाले हैं उनके बारे में जानकारी देंगे और बिहार में जॉब पॉलिटिक्स को भी समझाएंगे। इसके अलावा सबसे आखिरी खबर हमारी होगी झारखंड में सोशल मीडिया पर कैसे सियासी वार छिड़ा है, वो रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। तो देखिए ये 5 महत्वपूर्ण खबरें हैं जिसमें पहली खबर की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को इस बार बेहद ही खास रखा गया है। ये खास क्यों है? मोदी के तीसरे टर्म के शपथ ग्रहण के लिए विदेशी मेहमानों की बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है और ये सभी दिग्गज रविवार शाम राष्ट्रपति भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बनेंगे। I support Shri Narendra Modi ji as the leader of the NDA parliamentary party. कल नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमानों के साथ श्रमजीवियों को भी आमंत्रित किया गया है। सेंट्रल विस्टा से जुड़े मजदूर, उत्तराखंड के रैट माइनर्स को भी आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही स्वच्छता कार्यकर्ता और लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया गया है। कल मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर डिनर का आयोजन होगा। डिनर में बीजेपी के सभी सांसद, पार्टी के पदाधिकारी और बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कल पीएम मोदी तीसरी बार मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे, जिसके लिए नई दिल्ली वीवीआईपी एरिया को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जा रहा है। 9 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे और जिस तरह से उनके मंत्रिमंडल का आगे विस्तार होगा, तो इसके लिए एक तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ अन्य एजेंसियां, चाहे बात करें खुफिया विभाग की बात करें या अन्य पुलिसिंग व्यवस्था की बात करें, वो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर तैयारी की जा रही है। उनके द्वारा तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 9 तारीख जो है निश्चित तौर पर कई मायनों में ऐतिहासिक तारीख बन सकती है। शंकर आनंद, न्यूज 18, दिल्ली। और आइए अब एक एक कर उन विदेशी मेहमानों के बारे में आपको बताते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। सबसे पहला नाम क्या होगा वो देखिए टीवी स्क्रीन पर है आपके। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, वो आएंगे। डॉक्टर मोहम्मद मोइजू मालदीव के राष्ट्रपति हैं, ये भी आएंगे। कुल मिलाकर 7 देशों से मेहमान आ रहे हैं। अहमद अफीक हैं, सेशल्स के उपराष्ट्रपति हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, वो भी पहुंच रही हैं। इसके बाद प्रविंद कुमार जुगनूथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। बहुत ही खास मेहमान हैं। और देखिए पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, ये भी पहुंच रहे हैं। यानी कि पड़ोसी देश से सभी प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति पहुंच रहे हैं। शोरिंग टोबेगे भूटान के प्रधानमंत्री हैं, ये भी पहुंच रहे हैं। और फिर से रानिल विक्रमसिंघे। तो देखिए ये 7 ऐसे मेहमान हैं जो बहुत ही खास हैं और वो पहुंच रहे हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में। तो बिना कहे चीन पाक को मोदी के संदेश को भी हम आपको समझाएंगे कि ये संदेश क्या कहना चाहता है। नरेंद्र मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण में 7 पड़ोसी देशों को न्योता दिया गया है। भारत में पड़ोसी प्रथम पॉलिसी के केंद्र में बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका तक के राष्ट्रीय अध्यक्षों को न्योता दे दिया गया है, लेकिन चीन और पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया गया। भारत द्वारा जानबूझकर चीन और पाकिस्तान को शपथ ग्रहण में न बुलाना
हमारी स्पष्ट विदेश नीति और कूटनीति की ओर इशारा करती है। इस कदम के जरिए भारत ने साफ कर दिया कि वो चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने में सक्षम तो है ही, साथ ही दक्षिण एशियाई देशों का नेतृत्व भी करने वाला है। आइए अब आपको मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले संभावित उन बड़े नामों को दिखा लेंगे। सबसे पहला नाम है दिनेश शर्मा का और के कुमारस्वामी का। ये नाम आप देख पा रहे हैं। मोदी 3.0 के संभावित मंत्री कौन कौन हो सकते हैं वो तस्वीरों के साथ हम आपको बता रहे हैं। राजनाथ सिंह है, अमित शाह जो अब पहले की सरकार में गृह मंत्री थे, अनुराग ठाकुर हैं, पीयूष गोयल हैं, नितिन गडकरी हैं, ये सभी संभावित मंत्री हैं। मनसुख मांडविया, स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके अलावा अनुप्रिया पटेल, जितिन प्रसाद, जयंत चौधरी, ये सभी संभावित नाम हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बिहार के भी कुछ नाम हैं जिसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। तो देखिए, ये सबसे पहले दिनेश शर्मा, के कुमारस्वामी का नाम हमने आपको बताया था। तो रविवार को शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के पहले कौन कौन मंत्री बनेगा, इस बात की खूब चर्चा हो रही है। बिहार से कौन कौन से नाम मंत्री पद की रेस में चल रहे हैं आगे, आइए वो भी जान लेते हैं। तीसरी बार मोदी सरकार बनने में महज कुछ घंटे बाकी हैं। 9 जून को शाम के 7:15 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी के साथ कई सांसदों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। सवाल है कि किसे मिल रही है मोदी मंत्रिमंडल में जगह, खासकर बिहार से किस किस को मिल सकता है मंत्री बनने का मौका। आज जब यहाँ हम आए हैं तो नरेंद्र भाई मोदी जी और एनडीए पर पूरा भरोसा है कि जो हमारी क्षमता है या हमारी उपयोगिता है उसके आलोक में वे लोग निर्णय लेंगे। हमारी उसमें कुछ नहीं डिमांड है, कुछ नहीं इच्छा है और अपेक्षाएं हैं। सूत्रों की माने तो बिहार से केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, इसका फॉर्मूला करीब करीब तैयार हो गया है। बिहार के हिस्से 8 मंत्री पद आ सकता है। बीजेपी से 3 मंत्री, जेडीयू से 3 मंत्री, हम से 1 और एलजेपी आरवी से 1 सांसद को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। हमको लगता है कि रेल विभाग एक अच्छा रहेगा वहाँ बिहार के विकास के लिए। अगर मिल जाता है तो हम लोग को बहुत खुशी होगा इसके लिए। जेडीयू से मंत्री बनने की रेस में सबसे पहला नाम जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह का है, जो इस बार भी मुंगेर से सांसद बने हैं। वहीं रामनाथ ठाकुर का नाम भी संभावित मंत्रियों की रेस में है। रामनाथ ठाकुर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और जेडीयू से राज्यसभा सांसद हैं। जेडीयू की ओर से 2 नाम और मंत्री पद की रेस में है। ये है राज्यसभा सांसद संजय झा और दूसरा नाम है नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार का। आपको खबर करेंगे कि हमको आ गया वारंट, अभी तक कुछ आया नहीं है। बिहार बीजेपी से भी 3 नेताओं के मंत्री बनने की संभावना है। मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे नित्यानंद राय और मोदी के दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री का पद संभाल चुके गिरिराज सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावे सारण से लालू प्रसाद की बेटी को हराने वाले पूर्व मंत्री राजीव प्रताप रूडी का नाम भी इस बार मंत्री पद की रेस में है। 5 सीट पर जीत दर्ज कर 100% स्ट्राइक रेट रखने वाले चिराग पासवान भी मंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और पार्टी के एकमात्र सांसद जीतन राम मांझी को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हालांकि ये संभावित नाम है और मोदी को जानने वाले ये बखूबी जानते हैं कि शपथ ग्रहण के लिए फोन जाने से पहले मोदी के अलावे किसी को पता नहीं होता कि कौन मंत्री बन रहा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब समझते हैं कि ललन सिंह को क्यों मिल सकता है मौका। ललन सिंह जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष हैं और ललन सिंह 4थी बार सांसद बने हैं। सिर्फ नीतीश के भरोसेमंद माने जाते हैं और ललन सिंह भूमिहार समाज से आते हैं और इसीलिए उनके नाम की चर्चा मोदी के मंत्रिमंडल के लिए की जा रही है।
अब आपको समझाते हैं कि रामनाथ ठाकुर को क्यों मौका मिल सकता है। तो रामनाथ ठाकुर जेडीयू से राज्यसभा सांसद हैं। रामनाथ ठाकुर पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। सीएम नीतीश के बहुत करीबी माने जाते हैं और जेडीयू में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का बहुत बड़ा चेहरा है और पिछड़ा वर्ग पर सबका फोकस है, क्योंकि बिहार में पिछड़े वर्ग की आबादी बहुत ज्यादा है और इसीलिए इन नामों की चर्चा की जा रही है। और समझिए कि कौशलेंद्र कुमार मंत्री की रेस में आखिर क्यों हैं। कौशलेंद्र कुमार चौथी बार सांसद बने। कौशलेंद्र कुमार नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से सांसद बने। कौशलेंद्र कुमार कुर्मी जाति से आते हैं और नीतीश कुमार की पार्टी का समीकरण ही है लव और कुश, यानी कि कुर्मी और कोयरी जाति। और यही वजह है कि कौशलेंद्र कुमार का नाम मंत्री पद की रेस में है। समझिए कि संजय झा के नाम की चर्चा क्यों हो रही है। संजय झा नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और नीतीश कुमार के साथ साए की तरह रहते हैं। बीजेपी से समझौता कराने में संजय झा की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। मिथिला के ब्राह्मण चेहरे के रूप में उन्हें मौका दिया जा सकता है। हालांकि लवकुश समीकरण वाली पार्टी से 2 फॉरवर्ड को मंत्रिमंडल में जगह मिलना थोड़ा मुश्किल तो जरूर लगता है। समझिए कि मंत्री की रेस में चिराग पासवान का नाम क्यों है। एलजेपीआर के अध्यक्ष हैं चिराग पासवान। बिहार को 5 सीटें उनके नेतृत्व में मिली। चिराग पासवान एनडीए के प्रमुख सहयोगी हैं और 2024 के चुनाव में चिराग ने खुद को साबित कर दिखाया है। जीतन राम मांझी की बात करेंगे, उनके भी मंत्री बनने की संभावना जताई जा रही है। जीतन राम मांझी एनडीए के सहयोगी हैं और जीतन राम मांझी हम के एकमात्र सांसद हैं। जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बिहार में महादलित समाज के बहुत बड़े नेता हैं और इसीलिए ये नाम उनका भी सामने आ रहा है। बीजेपी से 3 नाम मंत्री पद की रेस में है। पहला नाम नित्यानंद राय का है। मंत्री पद पर नित्यानंद राय की दावेदारी को समझाते हैं। नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं और नित्यानंद राय को अमित शाह का बहुत करीबी माना जाता है। नित्यानंद राय यादव जाति से आते हैं। नित्यानंद राय के जरिए यादव वोटरों में सेंधमारी की संभावनाएं हैं और इसीलिए उनका नाम भी सामने आ रहा है। समझिए गिरिराज सिंह को क्यों मौका दिया जा सकता है। गिरिराज सिंह बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। गिरिराज सिंह 2014 से लगातार सांसद हैं। गिरिराज सिंह का भूमिहार जाति से संबंध है। भूमिहार जाति को बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। समझिए राजीव प्रताप रूडी का नाम क्यों रेस में है। राजीव प्रताप रूडी सारण से सांसद हैं और रूडी ने लालू प्रसाद की बेटी को हराया है। राजपूत जाति से आते हैं राजीव प्रताप रूडी और पिछली बार आरके सिंह मंत्रिमंडल में राजपूत जाति से मंत्री थे और इस बार वो हार चुके हैं। तो कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि कैसे कैसे इन नामों को लेकर चर्चा की जा रही है, क्यों चर्चा की जा रही है, इसकी विस्तृत जानकारी हमने आपको दी। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद नीतीश सरकार एक बार फिर 10 लाख नौकरी के टारगेट को पूरा करने में जुट गई है। चुनाव परिणाम आने के बाद मंत्रियों ने विभाग का कामकाज संभालते ही सबसे पहले नौकरी और रोजगार पर बल दिया है। वैसे आरजेडी नेता इसे तेजस्वी यादव का प्रेशर बता रहे हैं। नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होने के बाद पटना की सड़कों पर एक पोस्टर की खूब चर्चा थी। उस पोस्टर का स्लोगन था रोजगार मतलब नीतीश सरकार। एक बार फिर बिहार में रोजगार या कहें कि नौकरियों की चर्चा तेज हो गई और नीतीश सरकार एक बार फिर 10 लाख नौकरी का टारगेट पूरा करने में जुट गई है। चुनाव आचार संहिता के हटते ही मंत्रियों ने रोजगार और नौकरी पर फोकस करना शुरू कर दिया है। इसे आप अचानक मत कहिए। बिहार की सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि युवाओं को कैसे रोजगार मिल सके। हल्ला हंगामा नहीं करते हैं। इस पद्धति में विश्वास रखते हैं कि एक्शंस स्पीक बेटर देन वर्ड्स। आपके कार्य आपके शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो आने वाले दिनों में स्वास्थ्य विभाग में 45,000 कर्मियों और अधिकारियों की बहाली होगी। पंचायती राज विभाग भी 15,610 नौकरियां देने का फैसला कर चुका है। श्रम विभाग में 4,000 लोगों को नौकरी देने का प्रस्ताव तैयार किया है। देखिए, नीतीश कुमार का मतलब विकास, नीतीश कुमार का मतलब रोजगार, नरेंद्र मोदी के मतलब विकास, नरेंद्र मोदी का मतलब राष्ट्रवाद, नरेंद्र मोदी का मतलब रोजगार। नौकरी को लेकर शुरू हुई कवायद पर सियासत तेज है।
आरजेडी नेता इसे तेजस्वी यादव के प्रेशर का नतीजा बता रहे हैं। ये पिटारा नहीं खोल रहे हैं, ये अपने आप को लोगों के बीच कहीं ना कहीं स्थापित रखने का प्रयास मात्र कर रहे हैं। वहीं नौकरी को लेकर सरकार की इस तेजी को राजनीतिक विश्लेषक विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने चुनाव के पहले इस इशू को उठाया और जो कुछ रिक्तियों को भरने का प्रयास हुआ, उसकी क्रेडिट ली डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में ही सही, उसका दबाव सरकार पर था, इसे स्वीकार करना चाहिए। 2020 के चुनाव में नौकरी बहुत बड़ा मुद्दा था। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर नौकरी और रोजगार चर्चा में है। चुनावी मुद्दा बनता है या नहीं, ये वक्त बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और झारखंड में लोकसभा चुनाव का शोर खत्म होते ही विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। आलम तो यह है कि अभी से प्रदेश में सोशल मीडिया वॉर शुरू हो गया है। कल्पना सोरेन ने पोस्ट के जरिए जेल में बंद हेमंत सोरेन की सुरक्षा पर ही सवाल खड़े किए, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम चंपाई को आड़े हाथों लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसकी आंच सोशल मीडिया पर महसूस होने लगी है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सोशल मीडिया के जरिए आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। गांडेय की नवनिर्वाचित विधायक और प्रदेश के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के एक ऐसे ही पोस्ट ने प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया है। कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जिस तरह से कमजोर वर्ग के लिए आवाज उठाने वाले फादर स्टैंड की आवाज को अन्याय की संस्था ने खामोश कर दिया, आज ठीक उसी तरह का व्यवहार हेमंत सोरेन के साथ किया जा रहा है। आज सभी झारखंड वासियों को हेमंत सोरेन के समर्थन में डटकर खड़े रहने की जरूरत है, वरना झारखंड को मणिपुर में बदलने में देर नहीं लगेगी। कल्पना सोरेन के पोस्ट के बाद जेएमएम और बीजेपी आमने सामने हो गई है। जेएमएम जहां उनके इस पोस्ट का समर्थन करते हुए बीजेपी को आड़े हाथ ले रही है, तो वहीं बीजेपी इसे वोट की राजनीति करार दे रही है। कल्पना सोरेन जी ने अगर ये बातें कही है तो जिस प्रकार एक साजिश के तहत हेमंत सोरेन को फंसा करके जेल भेजने का काम किया गया है, क्योंकि सारे एजेंसियां जिस प्रकार हेमंत सोरेन के खिलाफ साजिश रच रही है, तो स्वाभाविक तौर पे एक डर का माहौल एक पत्नी के रूप में उन्हें दिखा। ये झारखंड का कोई भी जेल झारखंड सरकार के अंदर आता है, तो भाई ये बात आप किसको बता रहे हैं? इसका मतलब आपको अपने सरकार पर भरोसा नहीं है। कल्पना सोरेन की पोस्ट पर बवाल थमा भी नहीं था कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी एक्स साइट पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को आड़े हाथ लिया। बाबूलाल मरांडी ने लिखा, चंपाई सोरेन जैसा ऋणविहीन मुख्यमंत्री आज तक नहीं देखा। आलमगीर आलम का भ्रष्टाचार उजागर होने के बावजूद चंपाई सोरेन उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। दरअसल सीएम चंपाई सोरेन ने जेल में बंद मंत्री आलमगीर आलम के विभागों की जिम्मेदारी ले ली है और अब आलमगीर आलम बिना पोर्टफोलियो के मंत्री हैं। इसी पर सवाल उठाते हुए बाबूलाल मरांडी ने निशाना साधा। झारखंड में साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन प्रदेश में अभी से सोशल मीडिया वॉर शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि चुनाव से पहले ये तकरार कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारे इस खास बुलेटिन में अभी